कैसे हैं दोस्तों इतिहास में बहुत से दर्दनाक और खतरनाक कांड हुए हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की ये कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर पूरा देश कांप गया था। आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको आज की ये कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं, एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आपका हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सानी के साथ रहा करता था। सुशील भारत की एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन सुशील ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड किया जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त पूरे भारत को हिला के रख दिया। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील घर के अंदर जाता है वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना सानी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना सानी सुशील शर्मा को अचानक से देखकर घबरा जाती है और फोन को रख देती है। तब सुशील पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना सानी कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील को शक हो जाता है क्योंकि सुशील अपनी पत्नी नैना सानी के कॉलेज के दोस्त मतलूम करीम और नैना सानी पर पहले से ही शक करता था और इसी शक की वजह से सुशील ने करीम से इस बारे में बात भी करी थी। लेकिन करीम कहता है कि नैना उसकी सिर्फ एक दोस्त है और उस दिन घर में नैना और सुशील दोनों ही थे। और जब नैना फोन को रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है और जैसे ही सुशील रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसका सुशील को शक था। सामने से आवाज आती है जिसे सुशील अच्छी तरीके से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन रख देता है और भागकर नैना के पास जाता है। नैना से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना अपनी बात को रखती है, लेकिन सुशील को यह तर्क सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नैना सानी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील उसके सामने अपना लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और नैना सानी की तरफ 3 फायर करता है। पहली गोली छत पर जाके सीधे एसी के पास लगती है, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर और तीसरी गोली सीधे नैना के सर में जाके लगती है। अब गोली लगते ही मौके पर नैना सानी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना सानी की मौत होने पर सुशील को एहसास होता है ये उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ। इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील उस लाश के पास बैठा हुआ था, फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा, तो सुशील खड़ा होता है और अंदर जाता है और अंदर से एक बड़ा सा पॉलिथीन का बैग लाता है और उस लाश के आसपास लगे खून को पोंछकर नैना की इस लाश को पॉलिथीन बोरी में डाल देता है। अब सुशील पहले तो फ्लैट से बाहर आकर चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर वह बोरी जिसमें नैना सानी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति कार के पास लेके जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी। सुशील उस लाश को मारुति कार की डिग्गी में रख देता है और अब गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी घुमाने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो क्या किया जाए। और फिर उसने नैना सानी की लाश के साथ जो किया उसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। जब सुशील गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस चेक ना कर ले। तभी सुशील के दिमाग में एक बात आती है। वो तुरंत गाड़ी को घुमा के ITO पुल पर लेके जाता है क्योंकि सुशील के दिमाग में अब ये बात आ गई थी कि वह अपनी पत्नी की लाश को ITO पुल से नीचे यमुना नदी में फेंक देगा। सुशील अपनी गाड़ी को इसी ITO पुल के पास साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील देखता है कि इतनी रात के वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वह डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था, जिस वजह से लोग उसे जानते भी थे। वह पकड़े जाने के डर से अपना इरादा बदल देता है। सुशील वहीं से गाड़ी घुमा लेता है और वापस कनॉट प्लेस पहुंच जाता है और अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और यही वो रेस्टोरेंट था जिसमें इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील इस बगिया रेस्टोरेंट, जो आज शंग्रीला होटल है, इस पर अपनी गाड़ी पार्क करता है और भागकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव था, जो सुशील का
बहुत अच्छा दोस्त था। सुशील तुरंत केशव के पास जाता है और केशव से रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने को कहता है और कहता है कि किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी खाना पड़ा हुआ है, अभी तो लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर जब सुशील तेज आवाज में कहता है कि नहीं, सबको यहाँ से निकालो, तब केशव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। फिर वह नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो खाना खा रहे थे, और उस रेस्टोरेंट की सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया जाता है। अब उस रेस्टोरेंट में सुशील और केशव दोनों ही थे। तब सुशील पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है। सुशील उसको कहता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल अपने हाथों से कर दिया है और अब इस लाश को ठिकाने लगाना है। आगे सुशील कहता है कि लाश किसी को ना मिले, इसके लिए हम इस लाश को तंदूर में जलाकर ही खत्म कर सकते हैं। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त था और इसी वजह से सुशील की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना की लाश को निकालकर उस रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। दोस्तों, उस रेस्टोरेंट के एक कोने में बहुत बड़ा तंदूर लगा था और रोज इसी तंदूर में रोटी बनाकर लोगों को खिलाई जाती थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी आग थी। तो केशव और सुशील दोनों नैना सानी की लाश को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों इस तंदूर में कागज, पोस्टर और रद्दियां डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही थी। तो केशव सुशील के पास में पड़ा हुआ बटर मांगता है और सुशील बर्तन में इस पड़े बटर को तंदूर में फेंक देता है, और जैसे ही तंदूर में बटर फेंका गया तो आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना की बॉडी जलने लगती है। सुशील इस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो उसने पास में बर्तन में पड़ा और बटर इसमें डाल दिया, जिस कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा तेज हो गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर वो आग की लपटों को साफ साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब उसने आग को देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर आग लग गई है। अनारो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वहीं पास में अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। वह अनारो की आवाज सुनकर रुक जाता है और भाग के उस दीवार पर चढ़ के देखता है तो वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी उस आग के आसपास खड़े हुए हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी हुई है, तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं लगी, वह कुछ पोस्टर और पुराने कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से, कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अलग से बदबू आने लगती है, जैसे कि किसी के बालों को, किसी के मांस को जलाया जा रहा है। अब्दुल नजीर को थोड़ा सा शक होता है, वह फिर भाग के धक्के से अंदर घुस जाता है और जब वो तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वह घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील वहां से भाग चुका था और पुलिस आकर जब उस आग को बुझाती है तब तक नैना की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त तो सुशील को नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को उसने पकड़ लिया और उस लाश को ले जाकर मॉर्चरी में रखवा दिया। जब इसकी खबर मतलूम करीम तक पहुंची तो वह तुरंत भागकर आता है और जब लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, जिसमें पहनी हुई एक अंगूठी को मतलूम करीम पहचान लेता है और कहता है कि यही नैना सानी है। बाद में सुशील अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिर उसे पुलिस पकड़ लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मानकर सुशील को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक कत्ल था। दोस्तों, जिस आदमी को 1995 में किए हुए कत्ल के लिए फांसी हुई, वह कैसे 2013 तक फांसी से बचा रहा, क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। यानी कि कत्ल के लगभग 18 साल बाद भी सुशील इस अपराध को करने के बाद भी बचा हुआ था। यही तो है अपना अंधा कानून। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, सुशील को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी ही होनी चाहिए थी या फिर उम्र कैद ही काफी थी? मुझे कमेंट में ये जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।